बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर, एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने रिजवान खान को गिरफ्तार किया। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है रिजवान। अंसार गजवातुल हिंद से है कनेक्शन। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है रिजवान खान। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एसटीएफ ने रिजवान खान को गिरफ्तार किया है। तो संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। अंसार गजवातुल हिंद से इसके कनेक्शन है। एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। एटीएस ने यहां पर रिजवान खान को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कब इसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, यूपी एटीएस ने तमाम पूछताछ के बाद रिजवान खान की गिरफ्तारी की है। बीते दिनों एटीएस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुई थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के समर्थन में आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहे हैं। जब इसकी जानकारी की तब रिजवान खान का नाम सामने आया था। रिजवान खान के ऊपर जब एटीएस ने काम किया, इसकी थोड़ी सी स्क्रीनिंग की, तब पता चला कि ये लगातार इस तरह की पोस्ट डाल रहा था। जो उन्नाव में एक एंडार्गो फूड मीट फैक्ट्री, वहां कुछ दिनों तैनात था। फिर उसके बाद ये गार्ड था बिहार की एक फ्रोजन फूड कंपनी में। ये सोशल मीडिया पर आतंकी संगठनों का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला रिजवान सोशल मीडिया पर रेडिकल पोस्ट डाल रहा था। प्रतिबंधित हथियारों की फोटो डाल रहा था, आतंकियों की तस्वीरें और भारत विरोधी गाने डाल रहा था। जब एटीएस ने इससे पूछताछ की तो इसकी बातचीत से बात सामने आई। इसने कबूला भी की अंसार गजवातुल हिंद और हिजबुल मुजाहिदीन की सोच से प्रभावित था और इस सोच को पूरे भारत में फैलाना चाह रहा था और जिहाद के दम पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था। लिहाजा रिजवान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं सद्दाम शेख नाम के भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से गोंडा का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल बंगलुरु में ड्राइवर था। ये भी सोशल मीडिया में आतंकी संगठनों के समर्थन में रेडिकल पोस्ट डाल रहा था। इससे भी एटीएस ने पहले मुख्यालय में नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद, इसके कबूलनामे के बाद एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है। सद्दाम के फोन से भी तमाम आतंकियों के फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं। और ये ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इससे पहले भी कई जगह गिरफ्तारियां कानपुर से हो चुकी हैं, कई और जगह से भी कई संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। तो इनका आपस में भी कोई कनेक्शन जुड़ता आ रहा है? और क्या हाल ही में किसी वारदात की प्लानिंग के लिए या किसी मददगार के तौर पर यहां पर मौजूद था? देखिए, जैसे रिजवान की अगर बात की जाए और सद्दाम शेख की बात की जाए, ये दोनों सेल्फ रेडिकलाइज्ड इनको बोला जाता है। ये खुद तैयार थे किसी भी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए। बस अब इनको जरूरत थी तो असलहों की, जिसके लिए ये आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। और जो मिलिटेंट हैं तमाम, वो चाहे आईएसआई के इशारे पे जो काम करते हैं या कश्मीर से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे ये सब संपर्क में थे। हाँ, अगर इनको हथियार मिल जाते तो जरूर ये किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते थे। तो एक प्रोएक्टिव कदम यूपी एटीएस ने उठाया है कि इससे पहले कोई बड़ी घटना कारित होती, यूपी एटीएस ने सद्दाम शेख और रिजवान खान को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए रिजवान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस ने इन दोनों संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की है। हिजबुल मुजाहिदीन से इनके संबंध बताए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में किसान ठगी, धोखे और कर्ज के ऐसे मकरजाल में फंसा कि उसने न सिर्फ अपना पैसा और संपत्ति गंवा दी, बल्कि इस कंपनी के ठग कर्मचारियों और मालिकों की प्रताड़ना से तंग आकर किसान अपनी और अपने परिवार की जान भी गंवा बैठा। कर्ज का जंजाल, ठगी का मकरजाल। किसान परिवार को निकल गया भरोसा। मौत वाली चिट्ठी दिलाएगी इंसाफ।
कैसे लगी है ये? शब्द जम गए हैं, जुबान में ना हिम्मत बाकी है और ना मन में कुछ बोलने की इच्छा। गंभीर हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी यह महिला एक ऐसे किसान की पत्नी है जिसने अपना सब कुछ अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। किसान ने जो कुछ भी किया वो न सिर्फ बेहद भयावह है बल्कि अपराध भी है। लेकिन किसान ने जिन हालात में और जिस वजह से ये सब कुछ किया, उसके अपराध के सामने वो खौफनाक करतूत भी बौनी साबित होगी। यहाँ थाना जहानगंज क्षेत्र में दिनेश यादव नामक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसे गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। दरअसल फर्रुखाबाद के एक छोटे से गांव रतनपुर में रहने वाले किसान व्यापारी दिनेश ने अपनी पत्नी और बेटे को गड़ासे से जानलेवा वार किए। 5 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई तो पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस खौफनाक कदम को उठाने के बाद दिनेश ने अपने घर के पास पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। हर किसी की जुबान पर बस अब एक ही सवाल है, दिनेश ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब दिनेश ने अपने सुसाइड नोट में दिया है। दिनेश पिछले कई सालों से कानपुर की एक कैटल फूड कंपनी के जंजाल में फंसा था। उसके साथ ठगी की गई। 40 लाख रुपयों का माल भेजकर दिनेश को पैसा नहीं बल्कि झूठे वादे मिले। विरोध किया तो झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया और इसके बाद भी प्रताड़ना का दौर जारी ही रहा। आखिरकार जब दिनेश के पास कर्ज, निराशा और धोखे में फंसी जिंदगी के अलावा कुछ न बचा तो उसने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। मैं दिनेश यादव हूं। मैं फर्रुखाबाद के सभी आला अफसरों के लिए एक ज्ञापन छोड़ रहा हूं। कानपुर की कंपनी श्री कृष्ण कैटल फीड में डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहा था। कंपनी के एमडी दीपक अग्रवाल, अकाउंटेंट पंकज और मैनेजर धीरेन्द्र शर्मा ने मुझे भरोसे में लेकर 40 लाख रुपए का मक्का फर्रुखाबाद के बाजार से मुझसे उठवाया गया। मैंने मक्का कंपनी की गाड़ी से कानपुर पहुंचाया था। बाद में जब मैंने मक्का का पैसा मांगा तो मुझे झूठे वादे किए गए। मुझ पर पैसा चुकाने का दबाव था तो मैंने बार बार कंपनी से कहा, लेकिन इसके बाद पैसे के बजाय मुझे 14 लाख रुपए का पशु आहार भिजवा दिया गया। मैंने लेने से इनकार किया तो मुझे पैसा देने के बहाने कानपुर बुलवाकर झूठे केस में फंसाया और जेल भिजवा दिया गया। काफी मशक्कत के बाद मैं बाहर आया तो केस वापस लेने के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। 40 लाख रुपए चुकाने में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया और ये लोग अब मुझे केस को लेकर परेशान करते रहे। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है तो अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर रहा हूँ। ये घटना है और इसके बाद जब पुलिस छानबीन कर रही थी, पुलिस को यहाँ गांव वालों के ग्रुप पर एक उसके द्वारा रात्रि को भेजा गया मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें उसने कुछ लेन देन की बात के दौरान सुसाइड को करना बताया है। पुलिस सभी तथ्यों पर जांच कर रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनेश ने कंपनी के मकरजाल में फंसकर न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाया बल्कि इसके शातिर लोगों ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। शायद यही वजह है कि एक मेहनती किसान अपने परिवार की हालत बेहतर कर पाने के बजाय इन ठगों के चंगुल में फंसकर जिंदगी तक गवा बैठा। अब इंतजार है तो इस बात का कि आखिर पुलिस इन सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर सजा दिला पाती है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद। बरेली में एक समाज सेवी महिला के साथ पुलिस वालों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। महिला का आरोप है कि वो एक पुलिसकर्मी पर मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि चोटों की पड़ताल करने के नाम पर घिनौनी हरकत की। अब आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद महिला की शिकायत पर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वालों पर केस दर्ज कर लिया गया है।
थाने में पीड़िता का शोषण। इंस्पेक्टर बोला, कपड़े उतार कर दिखाओ। उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की दुआ और फिर उन्होंने मुझे केबिन में ले जाके मेरे कपड़े उतरवाए, फोटो खिंचवाए लड़की से और केबिन में जाके उन्होंने मेरी वीडियोस बनवाई। एक पीड़िता जब किसी प्रताड़ना से गुजरती है तो इंसाफ के लिए सबसे पहले पुलिस के पास ही जाती है। उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा। लेकिन अगर थाने पहुंचकर इंसाफ मिलने की बजाय किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, पुलिस वाले भी अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे, तो कोई पीड़ित आखिर क्या ही करे। मुझे खजूरिया घाट है बरेली में आके यहाँ गए तो उसके दोस्तों ने 4 लोगों ने मुझे राडों से डंडों से मारा, मेरे बहुत दुख किया है। जिसकी शिकायत लेके मैं क्राइम इंस्पेक्टर इज्जत नगर राघवेंद्र सर के पास गई। पहले मैं गई, एक दिन तो उन्होंने मना कर दिया कि आज अपना इलाज करा दिए, सर है नहीं, सुबह आप आ जाइए क्योंकि आप समाज सेवी का, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने मेरे से, क्योंकि ये मामला पुलिस कर्मी से जुड़ा था, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की दुआ और फिर उन्होंने मुझे केबिन में ले जाके मेरे कपड़े उतरवाए, फोटो खिंचवाए लड़की से और केबिन में जाके उन्होंने मेरी वीडियोस बनवाई। पूरा मामला बरेली के इज्जत नगर थाने से जुड़ा है। यहाँ क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर पर एक समाजसेवी महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि उसके साथ एक मामले में आरोपी पुलिसकर्मी ने मारपीट की थी। महिला को गंभीर चोट आई थी। पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली ये महिला जब थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ बेहद भद्दा बर्ताव किया। महिला की शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की गई। पीड़िता ने विरोध जताया तो इंस्पेक्टर ने कमरे में ले जाकर महिला के कपड़े उतरवाए और चोट देखने के नाम पर बिना कपड़ों के फोटो और वीडियो लिए गए। उन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं करा और ना फोन करने के बाद में उन्होंने बिना मेरी पूछताछ के, बिना मुझसे मुलाकात किए उन्होंने उस पर रिपोर्ट लगा दी कि ये मामला सब गलत है और जो CCTV फुटेज है वो खराब आज हो चुकी है, उसी दिन खराब हो चुकी है। मतलब जिस दिन का ये प्रकरण था तो मेरे सबूत बिल्कुल खत्म हो गए और मेरे पास एक रिपोर्ट एक थी। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को दिखाना फिजूल है। मैंने कोर्ट से वो डाली और कोर्ट में अपना पक्ष रखा और बस FIR दर्ज होने वाली है, आदेश हो गए हैं, आपने भी देखे हैं। महिला के सामने साफ हो गया था कि उसे थाने से तो न्याय मिलने से रहा। पीड़िता ने अपनी शिकायत कोर्ट में दाखिल की और तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने महिला की शिकायत पर फौरन रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। अब इंस्पेक्टर क्राइम समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार क्यों एक पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस वाले ही उसके शोषण पर उतारू हो गए। आखिर क्या वजह है कि महिला को सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं क्योंकि ये कोई अकेला मामला नहीं है और बरेली की ये पीड़िता भी कोई अकेली पीड़ित नहीं है। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बरेली। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।